नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज़ बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। बिहार में भी चुनाव को लेकर घोषणा हो चुकी है और इस वक्त हमारे सहयोगी गौतम बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। सीधे उनसे जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। गौतम, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है चुनाव की घोषणा के बाद से? बिल्कुल, चुनाव की अधिसूचना जैसे ही जारी हुई, तमाम जो 7 फेज में पूरे बिहार को शामिल किया गया। इस बात को लेकर बिहार के अंदर जो तमाम पार्टियां हैं वो बेहद खुश और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 7 अलग अलग फेज़ में जब बिहार शामिल होगा तो अगर एवरेज भी देखें तो करीब 5 से 6 लोकसभा सीट प्रत्येक फेज़ में होंगे और इसका फ़ायदा उन कैंडिडेट को भी मिलेगा जो जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी जब नामों की घोषणा करेगी तो उनके बाद उनके बीच भी समन्वय स्थापित हो पाएगा। तो ऐसे में बीजेपी दफ्तर में उस समय से लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है और अभी भी जो है न्यूज़ बाइस्कोप के जरिए ये दिखाने की कोशिश और चीज़ों को प्रदेश कार्यालय के अंदर लगभग सभी जगहों पर ये देखने को मिल रहा है कि लगातार मॉनिटरिंग किस तरीके से की जा रही है और जो अधिसूचना में कहा गया है एक एक चीज़ पर बहुत ही बारीकी से नज़र भी डाली जा रही है, ताकि जो भाषा की मर्यादा है, बच्चों को नहीं लाना है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो तय किए गए हैं उन तमाम मापदंडों पर पार्टी किस तरीके से अपने आप को खड़ा उतार सके और किसी भी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन न हो, इस बात का बेहद ख्याल रखा गया। तो हर एक चीज़ों पर बहुत ही मॉनिटरिंग के साथ जितने देर तक इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताने की कोशिश की गई, तो ये एक कह सकते हैं कि अब पूरी तरीके से जो चुनावी रंग है, चुनावी महासंग्राम है, लोकतंत्र की सबसे बड़े इस महाकुंभ में जो डुबकी लगाने का समय है, तो लगभग सभी पार्टियां अपने अपने रंग में दिख रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो उत्साह है वो इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 10 सालों की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना और पार्टी संगठन जिस तरीके से काम करती है वो हमेशा से चुनाव के लिए तैयार रहती है, इसलिए भी काफ़ी गहमा गहमी का माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखने को मिला। और ख़ास करके बीजेपी की जो मीडिया सेल है, यहाँ पर सबकी निगाहें लगभग टिकी रही कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन का जो फरमान है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए, राजीव कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उन्होंने किस तरह से तमाम बातों का जिक्र किया और बहुत ही कह सकते हैं कि कभी कभी बीच बीच में शायराना अंदाज में कबीर के दोहे के साथ, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बारीकी के साथ उसको देखा और सुना गया। तो लोगों की ही नहीं बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई थी और इतनी बड़े लोकतंत्र के इस महाकुंभ के महापर्व की तैयारी का आगाज़ हो चुका है और इसका गहमा गहमी इस बात को लेकर के जो चर्चाएं हैं वो अब हर चौक चौराहे पर ही देखने को मिल रही है। तो कह सकते हैं कि अब चुनावी मोड में सब लोग आ गए हैं और ये अलग बात है कि एनडीए की तरफ से 195 सीटों का ऐलान तो किया गया, लेकिन बिहार की 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पाई। लेकिन अब धीरे धीरे संभवतः जिस तरीके से पहले फेज में जहाँ जहाँ इलेक्शन है पहले वहाँ की घोषणा की जाएगी या फिर आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। और ये भी देखना होगा कि पशुपति पारस जो जिस सम्मान की बात कह रहे थे कि सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा या क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो तमाम कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर भी हम लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सवाल पूछते रहे। हमारे साथ आर के सिंह भी है, इनसे भी पूछते हैं कि सर ये बताइए कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी, आज से सबसे बड़ा चीज़ की अधिसूचना जारी हो गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है, उसके कार्यकर्ता हमेशा से तैयार होते हैं। जिस पार्टी का नेतृत्व करता देश के 140 करोड़ लोगों के परिवार के सेवक नरेंद्र मोदी हों, वहाँ पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा तैयार होते हैं, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए तैयार होते हैं। जो चुनाव का बिगुल बजा है, देश की जनता ने तय कर दिया है कि इस बार फिर से मोदी सरकार, इस बार फिर से 400 पार मोदी की सरकार। समस्या तो वहाँ है, महागठबंधन में है, जहाँ नेतृत्व करता दुल्हा तय नहीं हुआ, बारात की तैयारी चल रही है। पता नहीं वो बारात कहाँ जाएगा, बाराती में कैसे कैसे लोग हैं आप देख रहे हैं, लेकिन दुल्हा कौन होगा वो पता नहीं है। लेकिन यहाँ बारात और दुल्हा सब तय है, पहले से तय है। देश की जनता ने मूड बना लिया है। इस बार पूरे देश से जो घमंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, इसका सफाया कर देना है। इनका कोई नाम ले लेने वाला नहीं बचे, इसलिए कि ये सभी के सभी परिवारवादी हैं और इस सभी परिवारवादी भ्रष्टाचारवादी भी हैं। इसलिए इस परिवारवादी और भ्रष्टाचारवादियों से देश की जनता को मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जनता का भरोसा है
और उस पर पूरा खरा उतरने का काम मोदी जी करेंगे। बिहार में 7 फेज में चुनाव होंगे, इसको लेकर कितनी खुशी है? काफ़ी खुशी है। ये लोकतंत्र का पर्व है और लोकतंत्र का पर्व शुरू होने जा रहा है। आज से बिगुल बज गया तो काफ़ी खुशी है। बिहार की जनता भी तैयार बैठी है। जिस प्रकार की सरकार बिहार में चल रही थी 17 महीने से, उस सरकार की विदाई अभी तुरंत हुआ है। बिहार की जनता ने तय कर लिया है ये माई बाप करने वालों को सत्ता में नहीं आने देना है। लेकिन भाषा का, मर्यादा का, जाति धर्म का इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो फरमान जारी किए गए हैं, उसमें सबसे अच्छी चीज़ें आपको क्या लगी? देखिए, भाषा जाति का, ये देखिए लोकतंत्र की खूबसूरती है चुनाव। लोकतंत्र में भाषाई मर्यादा रहनी चाहिए। भाषाई मर्यादा अगर ख़त्म हो गया तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? जिस प्रकार के बातों का प्रयोग आजकल लालू जी कर रहे हैं, जिस प्रकार के धार्मिक बात कर रहे हैं, तो इस तरह की बातें लोकतंत्र में जायज़ नहीं है। लोकतंत्र का चुनाव का बिगुल बजा है, सबको तैयारी में लगनी चाहिए। भाषाई मर्यादा तो बनी रहनी चाहिए। बिहार की अपनी एक प्रतिष्ठा रही है, अनादिकाल से रही है। उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल ना हो, इसका प्रयास होनी चाहिए। एक छोटा सा सवाल कि एनडीए के अंदर पशुपति जी कह रहे हैं 5 साल केंद्रीय मंत्री रहने के बावजूद कि सम्मान जहां मिलेगा वहीं रहेंगे। देखिए, एनडीए में कोई समस्या नहीं है। हमने कहा ना, हमारे एनडीए घटक दल के जितने लोग हैं सबने कहा 40 पार करना है इस बार, और देश में 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है। औरंगाबाद की सभा में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 40 की 40 सीट नरेंद्र मोदी जी के झोले में देने वाले हैं, और 400 पार कैसे हो इसके लिए भी हम सबको प्रयासरत रहना है। बिहार में, एनडीए में और देश में, एनडीए में कोई समस्या नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब सबकी इच्छा है 400 पार, तो यहाँ कोई समस्या नहीं है। जहाँ नेतृत्व करता नहीं है वहाँ समस्या है, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है। तो देखा आपने, साफ तौर पे तमाम प्रवक्ताओं का एक ही राय है और ये इनका साफ कहना है कि इस बार एनडीए 400 के पार और भारतीय जनता पार्टी 370 का जो लक्ष्य है वो पूरा करेगी। जी बिल्कुल गौतम, कहा जा सकता है कि यानी उत्साह पूरी तरह से, और ये जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, चाहे वो पशुपति पारस को लेकर हो या फिर इन चीजों का, सीधे सीधे बीजेपी के नेताओं का कहना है कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर पशुपति पारस वाकई में उम्मीदवार उतारते हैं तो थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ेगा, क्योंकि देखिए लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी लोजपा को आज भी एक ही पार्टी मानती है। चाचा भतीजे की पार्टी अलग अलग विचारधारा या फिर उस समीकरण के लिहाज से बट गई हो, लेकिन एनडीए के घटक दलों में लोजपा का मतलब सिर्फ चिराग पासवान पशुपति एक ही पार्टी है। अब ऐसे में दोनों चाचा भतीजे किस तरीके से एक ही पार्टी में बने रहते हैं, या फिर अभी भी हाजीपुर को लेकर, एक लोकसभा को लेकर अगर विचारधाराएं अलग अलग रहेगी, तो ऐसे में चिराग पासवान ही एनडीए के पार्ट रहेंगे। पशुपतिनाथ पारस को तय करना है कि वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि 5 साल लगातार केंद्रीय मंत्री के पद पर या फिर एनडीए के साथ रहने के बावजूद अब वो अगर जनता के बीच में कहेंगे कि हमको वहाँ सम्मान नहीं मिला, तो जनता इस बात को ज़रूर पूछेगी कि भाई अगर सम्मान नहीं मिला तो लोकसभा चुनाव के अधिसूचना जारी होने के बाद आप इस्तीफा या फिर आपने अपनी नाराज़गी क्यों जाहिर की। तो ऐसे में कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब देना होगा, और ऐसे भी कुछ 1, 2 या 3 सीटें ही मैक्सिमम होगी जहां पर वो कह सकते हैं, क्योंकि वोटिंग और परसेंटेज की बात करें लोक जनशक्ति पार्टी की, तो जो फ्रेंड्स फॉलोइंग चिराग पासवान के पास में है वो चीज़ें पशुपति पारस के पास नहीं है। विरासत के तौर पे रामविलास पासवान उनके बड़े भाई रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी बातों को कह के जनता के बीच या फिर 1-2 लोकसभा में वो बहुत ज़्यादा चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, लेकिन जो पैमाना है वोटिंग का या जो पैमाना है जनता के बीच में अपनी बात को रखने का, तो उस मुकाबले वो अपने भतीजे से पिछड़ चुके हैं। लेकिन राजनीति में देखना होगा कि आखिर हाजीपुर सीट जनता किसको पसंद करती है। क्या रामविलास पासवान के भाई चिराग पासवान को जनता चुनना चाहती है, या फिर वहाँ की जनता चिराग पासवान को चुनना चाहती है, या फिर कोई तीसरा ऐसा कोई व्यक्ति जो, क्योंकि 5 साल के बाद तो बहुत सारी परिस्थितियाँ बदल जाती है। तो ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है कि यह सीट लोजपा की कोई बपौती सीट हो, क्योंकि जनता तय करती है कि अब उनको कैसा सांसद चाहिए या फिर देश की राजनीति में कैसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता है, या
महागठबंधन के भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो हाजीपुर की सीट में चुनाव लड़ेंगे। इसलिए अभी देखना होगा, इंतज़ार करना होगा और पशुपतिनाथ पारस को भी यह तय करना होगा कि आखिर एनडीए में अगर रहना है तो कुछ महत्वाकांक्षाएं, कुछ जो छोटे दलों की जो बड़ी डिमांड है उसको कम करना होगा, तभी जा करके यह सहमति हो सकती है। क्योंकि आप देखिए कि जीतन राम मांझी बड़े शुरुआत में कह रहे थे कि हम लगभग 5 सीटों से कम पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन उनको बताया गया कि भाई आप एक सीट और ये अमुक सीट ही आप जीत सकते हैं, या वहाँ पर अगर एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो अगर साथ दें तब आप ये सीटें जीत सकते हैं। क्योंकि एक एक सीट बड़ी ही कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो संकल्प है ये इस बार का संकल्प इतना आसान नहीं है। इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 370 और एनडीए 400 का लक्ष्य रख रही है, तो इसका मतलब ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी लड़ाई लड़ने के मूड में है और बड़ी सीटों पर वो खड़ी होगी। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जेडीयू के साथ समझौता करती है, नीतीश कुमार को एक बार फिर से बंद दरवाजे खोलती है और लोकसभा में करीब करीब 16 या 17 और उसमें भी 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी, 16 सीटें जेडीयू को देगी और बाकी की जो 7 सीटें हैं उसमें 1 सीट उपेंद्र कुशवाहा, 1 सीट जीतन राम मांझी और बाकी की 5 सीटों में लोक जनशक्ति पार्टी यह तय करे कि चाचा भतीजा मिलकर कैसे लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे में देखना होगा, इंतजार करना होगा, क्योंकि चिराग पासवान शुरू से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो हनुमान हैं और अच्छे संबंध भी रहे हैं। ये अलग बात है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्होंने कभी स्थान नहीं पाया है और उम्मीद भी शायद इस बार वो नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर एनडीए में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ साथ जो समन्वय है वो बैठाकर ही चलना पड़ सकता है। बिल्कुल गौतम, और अब चूंकि चुनाव की पूरी घोषणा हो चुकी है तो लगता है कि अब बीजेपी में अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, कब तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा होगी? क्योंकि अब तो काफी इंतजार भी हो गया, लंबा इंतजार हो गया, नीतीश कुमार के साथ हर फॉर्मूले पर सहमति बन चुकी है, तो अब कितना वक्त है? क्योंकि आपके पास कुछ और भी लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा इस पे भी बात कर लीजिए कि घोषणा कब तक होगी अब? देखिए, जहाँ तक घोषणा की बात है या फिर एनडीए की बात है, तो थोड़ी देर पहले भी तमाम लगभग प्रवक्ताओं से हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा था कि देखिए हम लोग मिल बैठकर ये चीज़ें कर लेंगे, लेकिन ये रहा और भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से आसान हो गया जब आप 7 फेज में किसी स्टेट को चुनाव में ले जाते हैं। यानी कि एवरेज की बात करें तो 40 सीटों में अगर 7 फेज में होता तो करीब करीब 5.80 यानी कि करीब करीब मैक्सिमम 6 सीटें लोकसभा की। तो अगर 6 का भी फेज बाय फेज अगर वो अनाउंसमेंट करती है एनडीए, तो समझिए कि इनके पास अनाउंसमेंट करने के लिए भी समय बच जाएगा। जो बीच में जो गुटबाजी का भी दौर है वो भी नहीं कर पाएंगे नेता। और तीसरी बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति के नॉमिनेशन की डेट फाइनल हो जाए, नाम अनाउंसमेंट हो जाए, तो वो फिर दूसरे दलों में जाने की भी नहीं सोच सकता है। तो ये अंदर रह के ही भले वो गुटबाजी करे या फिर उसके खिलाफ रणनीति तैयार करे, लेकिन उसका मौका भी नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर ये लगता है कि अगर अपने ही पार्टी के अंदर जो है वो लड़ाई है, तो इसको लेकर के जो कैंडिडेट की घोषणा है अब बिहार में बहुत ही आराम से, और लगभग सभी पार्टियां ऐसा करेंगी, क्योंकि सभी पार्टियों के अंदर कहीं ना कहीं नाराज़गी होती है कि अगर किसी अमुक व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए फलाने सीट से, तो वो व्यक्ति नाराज़ हो जाए, उसके जो पहले से मन बना रहा है वो नाराज़ हो जाएगा और वो दूसरे तरफ के लोगों को वोटिंग करेगा और रहेगा अपने ही साथ, यानी घर में रह के विभीषण का काम करता है। तो ऐसे में बिहार है, बिहार की राजनीति है और यहाँ जो जातीय समीकरण है, इसके साथ ही एक जो कह सकते हैं कि बिहार के अंदर जो चुनावी जो समझ है, उस समझ के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, महागठबंधन हो, लगभग सभी पार्टियां यहाँ पर बहुत ही सोच समझ के अपने कैंडिडेट का फैसला लेती है, क्योंकि यहाँ पर सीटें जीतने के साथ साथ टिकट के बंटवारे में भी बहुत बड़ा खेल होता है और अपने से ज़्यादा टिकट बेचने वाली पार्टियां भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जी बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि अब सब कुछ स्पष्ट है और बहुत जल्द चीजें पटरी पर आ जाएंगी। हाँ बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब आसान राह जो है एनडीए के लिए राह आसान होता जा रहा है, क्योंकि एनडीए ऐसा चाहती थी कि कम से कम, देखिए आप अंदाज़ा लगाइए उधर कि 195 सीटों के ऐलान करने की घोषणा भारतीय जनता पार्टी चाहती तो अब कर सकती थी, लेकिन जहां पर 195 सीटें
तय मानी जा रही थी कि हम इस जगह से इस व्यक्ति को खड़ा करेंगे, इस स्थान से खड़ा करेंगे। उसमें अगर आसनसोल की छोड़ दें तो करीब करीब 194 सीटें तय है कि कहां से कौन व्यक्ति खड़ा होगा, और उसकी जीत की लगभग गारंटी मान रही है भारतीय जनता पार्टी, जहां से उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। लेकिन रही बात बाकी के सीटों की, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को चाहिए 400 सीट, आधे से ज़्यादा की घोषणा हो गई है। 40 और 40 सीटों की बात अगर बिहार की कर लें तो ये राह भी बहुत असहजता के साथ वो पूरा करेगी, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, और नए चेहरों को लाने का मतलब है कि पुराने जो सिटिंग कैंडिडेट है उनको हटाना। तो ऐसे में जो अंदर नाराज़गी है वो भी बढ़ सकती है। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर जो सिटिंग कैंडिडेट है, जो बड़े चेहरे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम पटना साहिब की बात कर लें, छपरा की बात कर लें, सारण लोकसभा सीट की बात कर लें, सीढ़ीवाल जहाँ से लड़ते हैं वहाँ की बात कर लें, राजीव प्रताप रूडी सारण से, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से, और बक्सर से बात कर ले लालमुनि चौबे का, तो ये 4-5 चेहरे ऐसे हैं जो पिछले साल चुनाव में जीते तो हैं, लेकिन पार्टी एक उम्र के हिसाब से भी, दूसरा एक नए सोच के साथ हो सकता है कि कई ऐसे नामों के ऊपर विराम लगाए, वहाँ नए चेहरे दे, या फिर हो सकता है कि उनको रिप्लेस करे। तो रिप्लेसमेंट के आधार पर भी पार्टी कुछ ना कुछ सोचती रहती है। तो लिहाजा ये कह सकते हैं कि इस वक्त स्थितियां एनडीए के लिए अनुकूल है, लेकिन मान मनोबल का दौर चालू है, और इस मान मनोबल के दौर में भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि पशुपतिनाथ पारस इतने सालों तक जब भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, तो साथ में रहेंगे और साथ रहें, ऐसी ज़रूर सोच रही है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन देखना होगा कि अगर मान लीजिए कि इनकी महत्वाकांक्षा ज़्यादा है या कहीं कोई ऑफ़र मिल रहा है, हालांकि शुरुआत के दौर में ऑफ़र मिलता है, डील होती है, लेकिन डील के बाद जो गोलमाल होता है, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मुस्तैद है, एनडीए मुस्तैद है। अब देखना होगा कि बिहार के अंदर कितनी जल्दी नामों की घोषणा की जाती है, और नामों की घोषणा में कई ऐसे चेहरे हैं जिनका टिकट कट भी सकता है, और कई ऐसे चेहरे हैं जिसका जो सामने आ भी सकते हैं। तो चलिए गौतम, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब नामों की घोषणा का इंतजार है, उसके बाद ही तस्वीर स्पष्ट होगी, और साथ ही कांग्रेस और आरजेडी कब तक आपस में फॉर्मूला सेट करती हैं कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका भी इंतजार बिहार की जनता को होगा। तभी पता चल पाएगा कि आखिर कहां कैसा मुकाबला देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के दरमियान। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।